तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है मानव भूगोल, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है होस्टिंगटन व जीन बुर्स के अनुसार मानव भूगोल के आवश्यक अंगों को बताइए। तो इसमें से अपन होस्टिंगटन के द्वारा जो मानव भूगोल के नियम बताए थे उससे संबंधित अपन क्या करेंगे, उनका पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जॉन बुर्स या होस्टिंगटन से संबंधित एक ना एक प्रश्न तो जरूर से देखने को मिलता है हर पेपर में, हर यूनिवर्सिटी में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मानव भूगोल के विकास में कई अलग अलग भूगोल विधियां हैं। उन्होंने क्या किया, अपने अपने दृष्टिकोण डाले थे, जिसमें से एल्बर्ट इंगस्टन है ना, और जॉन बुर्स, वो दो प्रमुख रहे। लेकिन आज अपन देखेंगे एल्बर्ट एस्टिंगटन के द्वारा जितने भी जो विचार दिए गए थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांतों और आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करने में विशेष योगदान दिया। तो इन लोगों ने क्या बताया कि मानव भूगोल है वो किस तरीके से कार्य करता है, इनके क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, इनको समझाने में इनका क्या रहा, प्रमुख योगदान रहा। यह दोनों विद्वान मुख्यतः पर्यावरणीय दृष्टिकोण के समर्थक रहे, परंतु इनके विश्लेषण की पद्धति और प्राथमिकताएं अलग थी। लेकिन दोनों जो ये ऑस्टिंगटन है, जॉन बुर्स है, इन दोनों को क्या था, इन दोनों विद्वानों ने ही अच्छे से मानव भूगोल को समझाया। लेकिन इनको पर्यावरणीय दृष्टिकोण, इनको जो मानव भूगोल का समझने का जो तरीका था, पर्यावरण दृष्टिकोण को समझने का तरीका था, वो अलग अलग था। इनके अलग अलग विश्लेषणों को अपनाया था। और जिसमें से जो अपन बात करें एल्बर्ट होस्टिंगटन की, इन्होंने किसको माना, इन्होंने पर्यावरणीय नियतिवाद, इन्होंने किसको माना, पर्यावरणीय नियतिवाद को ज़्यादा महत्व दिया था। समझ में आ गया आपको, एल्सवर्थ हेस्टिंगटन के द्वारा किसको दिया गया था, पर्यावरणीय नीतिवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो अब अपन पढ़ेंगे एल्बर्ट हेस्टिंगटन और मानव भूगोल के क्या प्रमुख तत्व आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें से एस्टिंगटन क्या थे, एक अमेरिकी भूगोलविद के रूप में उन्हें जाना जाता है। इन्होंने किसको बताया था, पर्यावरणीय नीतिवाद को बताया था इन्होंने, कि जलवायु किस तरीके से हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, साथ के साथ जो इंसान है, मानव है, वो किस तरीके से कार्य करेगा, उसकी कितना विकास होगा, इसको किस तरीके से प्रभावित करती है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया था। समझ में आ गया। इनका विश्वास था जलवायु मानव की संस्कृति, विकास, मानसिकता और उत्पादकता को गहराई से प्रभावित करती है। तो इन्होंने यही बताया कि क्या बताया, कि मनुष्य है उस पर जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आप छोटी सी चीज़ देखो, जब गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इंसान का जो कार्य करने का मन कम करता है, उसको नींद आने लग जाती है। समझ में आ गया ना। ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो इंसान क्या, थोड़ी मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं, मध्यम वर्ग की सर्दी होती है तो इंसान ज़्यादा एक्टिवली कार्य करता है। ऐसे समझ लो जलवायु एकदम अनुकूल है, अपन दिन भी ठीक ठाक चल रहे हैं, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो इंसान ज़्यादा कार्य करने में विश्वास रखता है। तो ये होता है, जलवायु बहुत ज़्यादा हमारी उत्पादकता पर, हमारी मानसिकता पर, हमारी संस्कृति और हमारे विकास पर बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभाव डालता है। ये किसने समझाया था, आपको हेस्टिंगटन के द्वारा बताया गया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका। अब बात करेंगे मानव भूगोल के आवश्यक तत्व जो हेस्टिंगटन के द्वारा बताए गए थे। इनका पहला पॉइंट था जलवायु का प्रभाव। तो इन्होंने क्या कहा कि जलवायु किस तरीके से मानव के, इंसान के जो कार्य करता है उसकी उत्पादकता को किस तरीके से प्रभावित करती है। इन्होंने कहा कि समशीतोष्ण जलवायु मानव के लिए सबसे उपयोगी होती है। मतलब ऐसी जलवायु जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, उसको समशीतोष्ण जलवायु बोले जाते हैं। वो कोई भी जो मानव होती है, मानव सभ्यता के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त, सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक उत्पादकता सही होती है। क्यों? क्योंकि जलवायु प्रभावित नहीं करेगी, जलवायु खुद सपोर्ट कर रही है आपको काम करने के लिए, तो आपकी क्या होगी, आपकी उत्पादकता वो सबसे अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उन्होंने अविकसित आलसी समाजों को बताया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उष्णकटिबंधीय जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है ना, वहाँ के लोगों को इसने क्या बताया, इसने कहा कि वो अविकसित, वो ज़्यादा विकसित नहीं हुए, वो तो आलसी प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा बात पूर्णतः सत्य तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ये बात सत्य भी लगती है, क्योंकि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर लोगों के शारीरिक रूप से थकान ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, शरीर अपने आप ही ज़्यादा थकने लग जाएगा, और थकेगा तब क्या होगा, अपन उत्पादकता कम कर पाएंगे भाई। तो इसकी बात कहीं सत्य भी है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं दिखाई देती है। इसमें कुछ इनका बायसनेस भी दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ इनकी विचारधारा वो पहले से प्रभावित दिखाई देती है इनके नियमों में। मानव ऊर्जा की बात करें, जलवायु से जुड़े मानव ऊर्जा को उन्होंने समाज की कार्य क्षमता और विकास का आधार माना। तो इन्होंने क्या माना कि जलवायु से जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं वो उनको समाज की
तो इन्होंने क्या माना कि जलवायु से जुड़ी मानव ऊर्जा उन्होंने समाज की कार्य क्षमता और विकास का आधार माना। इन्होंने क्या माना, जलवायु जो है वो मानव ऊर्जा इंसान के लिए क्या रहती है, कोई भी समाज की कार्य क्षमता और विकास का आधार होती है। मतलब कोई भी समाज कितना विकासशील होगा, कितना विकसित होगा, उसमें उसकी जलवायु का भी क्या होता है, प्रमुख योगदान होता है। क्यों? क्योंकि जलवायु खुद अगर इंसान को अनुकूल होगी तो इंसान ज़्यादा कार्य करेगा। उन्होंने देशों के बीच में आर्थिक व सामाजिक प्रगति की तुलना जलवायु से जोड़ी। तो इसने क्या किया, अलग अलग देश हैं, है ना, उनकी आर्थिक, वो किस तरीके से आर्थिक रूप से इन्होंने प्रगति करी, किस तरीके से उन्होंने सामाजिक रूप से प्रगति करी, इसको किससे जोड़ा, जलवायु से जोड़ने का कार्य किया। कि देखो ये समाज है, जैसे कि ऐसा देश जहाँ पर जलवायु क्या रहती है, संतुलित रहती है। अमेरिका जैसा देश हो गया, अमेरिका का, तो वहाँ पर उसने दिखाया, क्योंकि वहाँ की जलवायु लगभग संतुलित रहती है, तो उसने कहा कि हमने देखो कितनी प्रगति की है। और देश जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया, यहाँ पर कम प्रगति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। तो इसने क्या किया, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इसने आर्थिक और सामाजिक जो प्रगति है इसको किससे जोड़ा, इसने जलवायु से इसने जोड़ने का कार्य किया। अगले वाला पॉइंट की बात करूं, प्राकृतिक नियंत्रण। इन्होंने कहा प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तापमान, स्थल रूप आदि मानव क्रिया की दिशा और स्वरूप को नियंत्रित करते हैं। तो इसने क्या माना, इन्होंने कहा जो प्रकृति के कारक होते हैं, प्रकृति पर जो चीज़ें होती हैं जैसे वर्षा, तो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर बार बार सुनामी आने का खतरा रहता है, बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में आपको प्रगति तो होगी, लेकिन इंसान है वो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, और जब इंसान असुरक्षा के भाव में जीता है तो अच्छे से प्रगति नहीं कर पाता है। तापमान नियंत्रित है उसका, तो मैंने पहले बताया, तापमान नियंत्रित है तो क्या हो जाएगा, इंसान है खुद कम थकेगा भाई, कम अच्छे से कार्य करने के लिए सही रहेगा। स्थल रूप, ऐसी जगहें हैं जहां पर मनुष्य सभ्यता है उसको पनपने का पूरा मौका मिल रहा है, तो वहां पर विकास ज़्यादा होगा। अब विषम परिस्थितियां जैसे कोई रेगिस्तान हो गया, बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या फिर जो आपको शीतोष्ण मरुस्थल हो गया, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जीवन को जीना बहुत ज़्यादा कठिन है, तो वहाँ पर क्या हो गया, मानव सभ्यताएं हैं वो कम से कम पनप पाएंगी। तो यही है, इन्होंने क्या कहा, कितनी मानव सभ्यताएं हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास है वो इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जैसे कि वर्षा कितनी होगी, तापमान व स्थल रूप कैसा होगा। अगले वाला पॉइंट है प्रकृति और सभ्यता का संबंध। तो इन्होंने माना कि मानव सभ्यताओं उन क्षेत्रों में विकसित हुई जहाँ जलवायु संतुलित और जीवन में क्या था, अनुकूल थे। तो इसने बताया कि मानव सभ्यताएं ज़्यादातर वहीं पर विकसित होती हुई दिखाई दी जहाँ पर क्या हुआ कि जलवायु वो संतुलित थी। समझ में आ गया आपको, जलवायु कैसी थी, एक संतुलित रूप में देखने को मिली, जहाँ पर लोगों को क्या, अब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र मान लो, और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदी भी बहती है और जंगल भी है, मतलब एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर, और जो ज़मीन है वो सपाट है, अच्छे से कृषि हो सकती है, अच्छे से घर बन सकते हैं, सब कुछ सही है। तो लोग रेगिस्तान में रहना प्रीफर करेंगे या फिर इस जगह पर रहना प्रीफर करेंगे जहाँ पर नदी वगैरह, पानी भी है, स्थल भी है, कृषि भी है, ज़मीन भी अच्छी है और ज़्यादा असुरक्षा भी नहीं है। तो कहाँ पर रहेंगे लोग, जहाँ पर ज़मीन अच्छी है। क्यों? क्योंकि जीवन को पनपने के यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं। मरुस्थल में इंसान बहुत ज़्यादा हर समय संघर्षशील महसूस करेगा, वर्षा नहीं होगी, तापमान विषम परिस्थितियों का रहेगा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, पानी भी नहीं है। तो कम से कम लोग वहाँ पर लोग रहने का प्रयास करते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में खुद को ढाल पाते हैं। तो यही है, यही चीज़ इन्होंने बताया कि प्रकृति और जो सभ्यता होती है इसके बीच में क्या होता है, बहुत अच्छा संबंध देखने को मिलता है। जैसी प्राकृतिक व्यवस्थाएं होंगी उसी तरीके से क्या होगा, उसी तरीके से जीवन में संतुलन देखने को मिलेगा। आलोचना की बात करें, इनके विचारों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि इन्होंने मानव की बुद्धि, नवाचार और अनुकूल शक्ति को क्या नज़रअंदाज कर दिया। तो इनके जो विचार हैं इनको क्या किया जाता है, इनकी आलोचना इसीलिए की जाती है क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानव की बुद्धि, मतलब इंसान भाई इन्होंने सब कुछ, किसी चीज़ को मान लिया, इन्होंने जलवायु को ही सब कुछ मान लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान सिर्फ जलवायु के आधार पर ही निर्भर करे। बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी मानव सभ्यता ने बहुत अधिक विकास किया। नवाचार, नई टेक्नोलॉजी, क्यों? क्योंकि समय के साथ जब तकनीक बढ़ती चली जाती है तो जलवायु है वो क्या होती है, जलवायु का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रह पाता है,
और अनुकूल शक्ति, साथ के साथ कुछ लोगों में जो अडेप्ट करने की जो वातावरण होता है उसमें जो अनुकूल खुद को ढालने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा विकास कर पाते हैं विषम परिस्थितियों में भी। तो इन सब जो कारक होते हैं इनको इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि इन्होंने जलवायु को ही सब कुछ मान लिया था। उनके सिद्धांतों में नक्सलवादी और उपनिवेशवाद विचारधारा झलकती है। तो सीधी सीधी बात है, इनके जो विचार हैं, इन्होंने क्या किया, अमेरिका में जन्मे थे तो इन्होंने अमेरिका को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए जो क्या क्या इस प्रकार की विचारधारा को प्रभावित होते हैं। तो यही है, काफ़ी लोगों ने इनको नक्सलवादी भी कहा और उपनिवेशवाद, जो अमेरिका के आसपास के लोग हैं उनसे प्रभावित विचारधारा वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो इसके निष्कर्ष की बात करें, एस्टिंगटन ने प्रकृति के नियंत्रणकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे। तो जो आपका जो एस्टिंगटन ने इसने बताया कि प्रकृति को जो नियंत्रित होती है, प्रकृति है वो मनुष्य की जो सभ्यताएं होंगी, विकास हो गया सामाजिक आर्थिक, और जो आपका सारे प्रकार के विकासों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। मानव भूगोल को इन्होंने जो एस्टिंगटन ने किसने किस प्रकार का सिद्धांत दिया, संतुलित समावेश का सिद्धांत दिया है। तो ये था आपका जो एल्बर्ट एस्टिंगटन के द्वारा मानव भूगोल के ऊपर दिया गया सिद्धांत। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।